अरे राजू, क्या हुआ? तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? आज तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। सब ठीक तो है? हाँ मीना, मैं इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि कल वाली क्लास मेरी छूट गई थी। हाँ, कल क्लास में नीरजा मैडम तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि तुम क्लास में आज क्यों नहीं आए हो। हाँ, मैडम ने कल नया टॉपिक पढ़ाया होगा। क्या तुम उस नए टॉपिक के लिए मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, तुम्हें मेरी मदद की भी कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझसे मदद ले सकते हो राजू। हाँ, क्यों नहीं, मैं शाम को तुम्हारे घर आता हूँ। तुम मुझे सारा टॉपिक वहाँ पर समझा देना। हाँ राजू, आओ हम दोनों बैठकर पढ़ाई करते हैं और मैं तुम्हें बताती हूँ कि नीरजा मैडम ने क्लास में कल क्या बताया था। हाँ, तुम मुझे जल्दी से बता दो ताकि मैं अपने नोट्स बना सकूँ। हाँ, मैडम ने अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं यानी कि रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जब बाहरी पर्यावरण बहुत विषम हो जाता है तो उस समय जीव किस तरीके से जीवित रह पाता है और वो होम्योस्टेसिस के माध्यम से अपनी स्थिरता को बनाए रखता है और उन विषम परिस्थितियों में और विपरीत पर्यावरण में भी अपने आप को जीवित रखता है। दूसरे जीव इन स्थितियों में अपने आप को जीवित रखने के लिए या अपने कार्यों को रेगुलेट करने के लिए कुछ अजीब सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उन अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को फॉलो करते हैं यानी कि उनका अनुपालन करते हैं और इनको 4 बिंदुओं के अंतर्गत मैडम ने बताया था। मैडम ने कहा था पहला बिंदु इसका है नियमन करना यानी कि रेगुलेट, दूसरा है संरूपण यानी कि कन्फॉर्म, तीसरा है प्रवास करना यानी कि माइग्रेट और चौथा है निलंबित करना यानी कि सस्पेंड। रेगुलेट करना मतलब, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, किसी भी चीज़ को नियमित करना, और ये जीव के और अजीव के संदर्भ में है तो कहीं ना कहीं आपस के नियमन के विषय में ये बताता होगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान ये सब स्थिर बनाए रखते हैं। जैसे हम अपनी ही बात करते हैं, हम शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड स्थिर रखते हैं। जब गर्मी आती है तो बाहर का तापमान हमारे शरीर के तापमान से अधिक होता है और जिस वजह से हमें बहुत पसीना आता है। हाँ, जैसे माँ घड़े में पानी रखती हैं गर्मियों में तो वो घड़ा भी बाहर से गीला हो जाता है और माँ कहती हैं जब तक ये घड़ा बाहर से गीला होता रहेगा तब तक ये अंदर के पानी को ठंडा करता रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसे ही जब गर्मियों में हमें पसीना आता है तो ये पसीना भाप बनकर उड़ जाता है और जिस वजह से हमारा शरीर ठंडा हो जाता है यानी कि वहाँ पर कूलिंग की प्रक्रिया जब होती है तब हमें पसीना आता है। ऐसे ही सर्दियों में जब बाहरी जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो हम कांपने लगते हैं। तुम्हें पता है, सर्दियों में जब हम कांपते हैं तो वो एक तरीके की एक्सरसाइज होती है और हमारे शरीर के लिए वो एसेंशियल ऊष्मा या हीट हमें प्रोवाइड कराती है जिससे हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये तापमान को नियमित करना केवल जंतुओं को आता है यानी कि एनिमल्स को, और हमें आता है। पौधों में किसी भी तरीके के इंटरनल टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है। अच्छा, तभी गर्मियों में पौधे सूख जाते हैं और सर्दियों में भी पौधे मर जाते हैं। हाँ, यही कारण है क्योंकि वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को स्थिर नहीं रख पाते हैं। इसके बाद आगे दूसरा बिंदु क्या था? दूसरा बिंदु था कन्फॉर्म यानी कि संरूपण रखना। जलीय प्राणियों में शरीर के लिक्विड की परासरणी सांद्रता यानी कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आसपास के पानी के कंसंट्रेशन के अनुसार चेंज होता रहता है और यही एनिमल और प्लांट कन्फॉर्म्स कहलाते हैं। मैंने सब नोट कर लिया था। मैडम ने बताया था कि प्राणियों की 99% ऐसी संख्या है और पौधे
यानी कि स्थिर आंतरिक पर्यावरण नहीं बनाए रख सकते, तो उनके शरीर का तापमान एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। ये एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है? एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब परिवेशी तापमान। अच्छा, तो ये कन्फर्म वाली जो स्थिति होती है, क्या वो छोटे प्राणियों में भी होती है? जो छोटे साइज के क्रिएचर होते हैं उनका सरफेस एरिया उनके वॉल्यूम की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए जब बाहर ठंड होती है तो उनके शरीर की हीट बहुत तेज़ी से कम होती है और ऐसी स्थिति में उन्हें मेटाबॉलिज्म के द्वारा शरीर की हीट पैदा करने के लिए काफ़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अच्छा, और यही मुख्य कारण है जिस वजह से छोटे क्रिएचर ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत कम पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र मतलब पोलर एरियाज में वहाँ पर मिलने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं या क्रिएचर होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, वो इसीलिए कि वो हीट उत्पन्न करके अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल बनाए रख सकें। तीसरा बिंदु मैडम ने बताया था माइग्रेशन यानी कि प्रवास करना। इन दिनों माइग्रेशन शब्द मैंने सुना। माइग्रेशन का मतलब क्या यही होता है कि अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह चले जाना? क्या मैडम ने ऐसा ही बताया था? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो राजू, तुम्हें तो बहुत सारी चीजें पहले से ही पता है। मैडम ने बताया था कि कोई भी एनिमल जब किसी तरीके के प्रेशर में रहता है तो वो अपने आवास से टेम्परेरी रूप से ऐसे क्षेत्र में चला जाता है जहाँ पर कि वो क्षेत्र उसके रहने के अनुकूल हो और जो प्रेशर कंडीशंस हैं वो प्रेशर कंडीशंस उसे महसूस ना हो, और जैसे ही स्थितियाँ नॉर्मल होती हैं वो प्रेशर वाली अवधि खत्म होती है, जीव अपने प्रवास में यानी कि अपने आवास में वापस आ जाता है। हाँ, ये मैंने सुना है। जैसे चिड़िया जब मौसम बदलता है तो कुछ चिड़िया पहाड़ों की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं और कुछ जैसे ही मौसम बदलता है वापसी के समय दिखाई देती हैं, लेकिन उनके दिखने की अवधि कम होती है क्योंकि शायद हमारा घर या हमारा शहर उनके रास्ते में 1 या 2 दिन के प्रवास के लिए ही आता होगा। हाँ, ऐसा मैंने भी देखा है। और बहुत सुंदर एक नारंगी रंग की चिड़िया आती है जो 2 या 3 दिन दिखती है और फिर वो पहाड़ों की ओर चली जाती है। इसका मतलब ये उनका माइग्रेशन हुआ। वो अपने क्षेत्र से दबाव भरी परिस्थितियों में निकली हैं और जब वो परिस्थितियों की अवधि खत्म होगी तो वो वापस अपने आवास की ओर चले जाएंगी, यानी कि अपना जो प्रवास है वहाँ पर ख़त्म करके अपने मूल स्थान पर चले जाएंगी। हाँ, सही कह रहे हो। वैसे इसका उदाहरण मैडम ने दिया था कि हर सर्दियों में राजस्थान स्थित जो प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भरतपुर में है, मैंने सब नोट कर लिया था, साइबेरिया और दूसरे ठंडे क्षेत्रों में जो कि उत्तरी क्षेत्र हैं उनसे आने वाले प्रवासी पक्षियों का स्वागत करता है। अच्छा, तो ये दृश्य कितना मनोहर होता होगा। हाँ, अब मैं आखिरी बिंदु यानी कि निलंबित करना सस्पेंड के बारे में तुम्हें बताती हूँ। जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगस हैं और कुछ लोअर प्लांट्स हैं, उनमें अलग तरीके की मोटी भित्ति वाले स्पोर्स बन जाते हैं जिससे उन्हें अनफेवरेबल कंडीशन में जीवित रहने में सहायता मिलती है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं वो फिर से जर्मिनेट हो जाते हैं। तुमने तो बहुत ही अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया है। हाँ, 2 और टर्म मैडम ने बताया जिसमें था हाइबरनेशन और एस्टिवेशन जो कि सस्पेंड के ही अंतर्गत है। जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में भालू हाइबरनेशन, जिसे हिंदी में शीत निष्क्रियता, हाँ, शीत निष्क्रियता में जाना और उस समय पलायन से बचाव रखने का बहुत अच्छा तरीका आता है। और ऐसे ही कुछ घोंगे हैं, कुछ फिशेस हैं, वो गर्मियों में अपने टेम्परेचर से संबंधित या जो भी ड्राइनेस होती है उन समस्याओं से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाती हैं और ग्रीष्म निष्क्रियता को इंग्लिश में एस्टिवेशन कहते हैं। क्या फिर बताया तुमने हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन।
और इसी तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन में फाइटोप्लैंक्टन की बहुत सारी प्रजातियां डाइपॉज में आ जाती हैं और जो सस्पेंशन डेवलपमेंट की एक अवस्था होती है। अच्छा, तो ये 4 बिंदु थे जिनकी वजह से हर जीव हर परिस्थिति में लगभग रहने के लिए तैयार हो जाता है। कल इन्हीं के बारे में बताया गया था। क्या तुम मुझे अपनी कॉपी दे सकती हो ताकि मैं भी नोट्स बना लूं और ये जो टर्मिनोलॉजी बताई इसको मैं लिख सकूं? हाँ, क्यों नहीं, अभी लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर ठहरो। जल्दी आना।